बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिजिक्स है वो घर पर आराम से बैठकर पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रटाया नहीं, आपको समझाया जाता है। फिजिक्स का मतलब ही क्यों है, ये क्यों हुआ, और आपके सभी आंसर देने के लिए मैं आपका होस्ट राकेश चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में, जहाँ पर आप रटते नहीं समझते हैं। तो चैप्टर न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई का आज हम ले रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी खासकर यही वो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा आपको रटवाया जाता है स्कूल में। रटना नहीं है, हमें समझना है यहाँ पे। एंड व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी, इस चीज़ को आज अपन समझते हैं। तो डेफिनेशन वगैरह वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार मैं थोड़ा सा प्रीवियस आपको रिवाइज करवा दूँ। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की यदि हम बात करें तो ये न्यूक्लियस हो गया। कौन कौन है न्यूक्लियस में? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये होता है बच्चों। अब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक तो लगता है साहब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण सारे प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो नियम तो ये कहता था कि न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए था, लेकिन हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का, खास करके जिनके लिए मास नंबर की वैल्यू कम होती है, उनका न्यूक्लियस इजीली टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है, उसका रीज़न ये था। तो रीज़न ये था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक सबसे प्रबल, सबसे जो पावरफुल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, वो इनके बीच में लगता है। और इनके बीच में लगता है न्यूक्लियर फोर्स। एंड न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, जब तक एक पर्टिकुलर रेंज में होता है, वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। अब अपन बात करें वे एटम्स जिनके लिए मास नंबर ज्यादा होता है। अब जैसे सबसे सिंपल यूरेनियम ही ले लें अपन, 92 यूरेनियम 235। चलो यूरेनियम पर बाद में आते हैं। सबसे पहले अपन रेडियम की बात कर लें एक बार। रेडियम, जिसको मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था। रेडियम, आपने यूरेनियम तो नहीं देखा भाई। यूरेनियम इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे महंगा है, इससे महंगा कुछ नहीं। और जिसके पास, जिस कंट्री के पास ये है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज जितने भी सारे एटम बॉम्ब्स जो होते हैं उनमें यही यूज होता है, यूरेनियम ही होता है। और इसके अंदर होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जिससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और वही यूज की जाती है एटम बॉम्ब में। चलो यूरेनियम पर बाद में आते हैं। सबसे पहले बात कर लें अपन रेडियम की। कहाँ देखा जी रेडियम आपने, बताओ? रेडियम, कई वॉचेस होती हैं, उनकी जो निडल्स होती है उसके अंदर रेडियम लगा हुआ होता है, कि ताकि नाइट में जो होता है वो अपन टाइम है वो इजीली देख सकते हैं। यहाँ देखा है। और कहाँ देखा होगा? वो आते ना, अगर आप मेले में जाते हो तो वहाँ पर कुछ वो चांद तारे, मून एंड स्टार्स आते हैं, उनको हम दीवार जो छत होती है उसके ऊपर चिपका देते हैं, तो नाइट में वो क्या होते हैं, चमकते हैं, ग्लो करते हैं। तो वो क्या है? वो रेडियम है। अब रेडियम एक ऐसी चीज है कि वो हमेशा चमकती है। दिन में तो अपने को इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि बाहर की जो एक्सटर्नल लाइट होती है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब अंधेरे में रेडियम को रखा जाता है तो वो चमकता है। चमकता है, इसका मतलब ये हुआ उसमें से कुछ विजिबल रेज हैं वो वहां से बाहर निकलती हैं। वो किसका काम कर रहा है? वो काम कर रहा है एक लाइट सोर्स का। अब देखो, क्या कोई बैटरी हमने उसके साथ लगा रखी है? नहीं। क्या कोई सेल से हमने उसको कनेक्ट करके रखा है? नहीं करके रखा। फिर किस नाता? तो फिर रेडियम है वो चमकता क्यों है? तो रेडियम के चमकने का रीजन ये है क्योंकि रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब जब यहां की बात आती है तो ऑलरेडी जितने भी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनका न्यूक्लियस पहले से ही बहुत ज्यादा होता है। जैसे यूरेनियम की मैं बात करूं तो यूरेनियम में 92 प्रोटॉन है, 141 न्यूट्रॉन है, तो ऑलरेडी इसके न्यूक्लियस की साइज है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब सोचो, जब 92 प्रोटॉन इतनी सी छोटी सी जगह के अंदर रहेंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। चार्ज जितना ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही ज्यादा। तो उस रिपल्सन के कारण अब ऐसी सिचुएशन में जब न्यूक्लियस की साइज इंक्रीज हो जाती है तो वहां पर साब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और न्यूक्लियर फोर्स, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, न्यूक्लियर फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है।
और फिर अगर आपको उसके न्यूक्लियस को तोड़ना है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं जिनका न्यूक्लियस अपने आप ही टूटता रहता है, उनके न्यूक्लियस का ऑटोमेटिक डिसइंटीग्रेशन है वो लगातार होता रहता है। और जब यहाँ की बात आती है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको आप थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करवा दो, उनका न्यूक्लियस अपने आप टूट जाएगा। और जैसे ही किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसमें से कुछ रेज वहां से निकलती हैं, कुछ पार्टिकल्स वहां से एमिट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अल्फा पार्टिकल्स हो गए। तो ये कब निकलेंगे? जब किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस टूटता है। क्यों टूटेगा? क्योंकि जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं, उसके कारण रिपल्सिव फोर्स थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट करने लग जाता है, और उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो कि न्यूक्लियर फोर्स के कारण लग रहा है वो धीरे धीरे थोड़ा सा डिक्रीज होने लगता है, तो फिर उनका न्यूक्लियस टूटने लगता है। और जैसे ही किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस टूटेगा तो उसमें से क्या निकलेंगी? रेज है वो वहां से निकलती हैं। इसलिए अपने को रेडियम चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो रेडियम का टुकड़ा है किससे मिलकर बना है? एटम से। हर एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और ये तो है नहीं कि एक या दो ही एटम्स होंगे। आप इमेजिन कीजिए कि अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 ग्राम यूरेनियम में कितने एटम होंगे, सोचें एक बार। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम यूरेनियम? हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? एज वी नो दैट द मास नंबर ऑफ यूरेनियम इज 235, देन क्या इक्वेशन बनेगी? 235 ग्राम यूरेनियम में हाउ मेनी मोल्स? 1 mole, and number of atoms in 1 mole is equals to 6.02 into 10 to the power 23. The number of atoms present in 1 gram uranium divided by 235. इतने एटम है साहब 1 ग्राम यूरेनियम में, सोचो, इंटू 10 टू दी पावर 23। और जैसे ही एटम है वो टूटेगा, तो एटम टूटेगा मतलब न्यूक्लियस टूटेगा उसका, तो उसका न्यूक्लियस टूटेगा तो उससे क्या होगा? विजिबल रेज है वो निकलती हैं। तो ऐसे जो रेडियम का टुकड़ा होता है उसके सारे के सारे जो एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। और जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसके टूटने से क्या होता है? विजिबल रेज है वो निकलती हैं। किसने देखा साहब इसको? सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? देन रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने इसको देखा था सबसे पहले इन द ईयर ऑफ 1896। और कैसे देखा था? उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूरेनियम और पोटेशियम सल्फेट लिया और उस यूरेनियम और पोटेशियम सल्फेट को किसके ऊपर रख दिया? फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? आजकल तो डिजिटल टाइम आ गया। खैर, पुराने वाले फोटोज आपने देखे होंगे, पहले नेगेटिव तैयार होता था, उसकी फिर प्रिंट लेकर और फिर पॉजिटिव जो फ्रेम है वो फोटो है वो तैयार की जाती थी। और नेगेटिव फोटो आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो अक्सरे तो सबने देखा होगा। तो अक्सरे की जो फिल्म होती है वही क्या होती है? फोटोग्राफिक प्लेट होती है। और बच्चों, जब भी आपने नोटिस किया होगा तो अक्सरे की जो फिल्म है वो तैयार की जाती है वो बिल्कुल डार्क रूम में तैयार की जाती है, बिकॉज फोटोग्राफी प्लेट जो होती है वो लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे ही उसके ऊपर लाइट फॉल होगी तो लाइट फॉल होने से उसके ऊपर क्या हो जाती हैं? इमेजेस होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ? हेनरी बैकुरल ने क्या किया? फोटोग्राफिक प्लेट ली, उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या रखा उन्होंने? थोड़ा सा यूरेनियम और थोड़ा सा पोटेशियम सल्फाइड रख के और उसको एक अंधेरे कमरे में रख दिया। पहले तो एक ब्लैक पेपर में लपेट दिया और उसको ले जाके एक अंधेरे कमरे में रख दिया। अब देखा साहब थोड़ी देर बाद में उन्होंने देखा कि उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या बन गए थे? कुछ स्पॉट्स बन गए थे। और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पॉट्स कब बनते हैं? जब उसके ऊपर लाइट फॉल होती है। अंधेरे कमरे में लाइट कहां से आई साहब? थी नहीं ना। तो फिर उसके ऊपर स्पॉट कैसे बने? इसका मतलब यह हुआ कि उस फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर जो कुछ रखा था उसमें से कुछ ना कुछ एमिट हुआ है। और क्या एमिट हुआ उसमें से? उसे निकली कुछ रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो ये उसमें से निकली और जैसे ही ये निकली तो उन्होंने क्या किया? उस फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर दिया। अब कोई बैटरी तो थी नहीं वहां पे ताकि वहां से लाइट गिर जाए। तो इसका मतलब ये हुआ उस यूरेनियम से कुछ ना कुछ निकला। तो वहां से डिस्कवर हुआ रेडियो एक्टिविटी। देन रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकुरल बाय पुटिंग द यूरेनियम एंड पोटेशियम सल्फेट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। तो उसमें से कुछ स्पॉट्स उनको मिले और उन स्पॉट्स के बेसिस पे उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया।
डेफिनेशन क्या है सर? रेडियो एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 मार्क में एग्जाम में अपने से पूछी जाती है। देन द प्रॉपर्टी possessed by the some elements of spontaneous emission। क्या होता है? कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनसे स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी स्वाभाविक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगातार एमिट होती हैं ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स। अब देखो, पहले उनको रेज नाम दिया गया था, पार्टिकल्स तो बाद में। पहले अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे होती थी। उसके बाद में रदरफोर्ड ने इनको कहा था कि नहीं साहब ये पार्टिकल्स हैं, फिर उनको नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। देन the property possessed by some elements of spontaneous emission of energetic particles by the disintegration, nucleus का टूटना is known as disintegration of their atomic nuclei। तो जैसे ही किसी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका न्यूक्लियस जब टूटता है तो उसके न्यूक्लियस से टूटने से कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल्स वहां से स्वाभाविक रूप से एमिट होते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी है वो पाई जाती है? देन दीज पार्टिकल्स आर थोरियम। थोरियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मैं थोड़ा सा फिर यहां पर थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलूंगा आपको। एटम बम, जिसका प्रैक्टिकली एक बार यूज हुआ हिरोशिमा एंड नागासाकी में। और एटम बम जो होता है, अब तो जो एटम बम बनने लगे हैं वो किससे बनने लगे हैं बच्चों? यूरेनियम से। कि जैसे ही जब किसी यूरेनियम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है तो उससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी है वो रेडिएट होती है। कैसे? जैसे मैं बात करूं अब यूरेनियम की, तो ये यूरेनियम है, तो यूरेनियम इज 92, यूरेनियम 235। और जैसे ही इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन जाके स्ट्राइक करता है, देन ये ब्रेक होता है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन। बेरियम 56 141 एंड क्रिप्टॉन 36 92। वहां से साथ निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन एंड अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेडिएट होती है। मेन चीज ये है कि जैसे ही यूरेनियम में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टार्ट होती है, उसके केवल एक न्यूक्लियस के ब्रेक होने से कितनी एनर्जी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ज्यादा भी नहीं है, जूल में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 से। बट यहां देखो केवल एक है। अब अगर मैं केवल 1 ग्राम यूरेनियम की बात करूं तो 1 ग्राम यूरेनियम में जैसे ही विस्फोट होगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टार्ट होगी, सोचो 1 ग्राम में कितने न्यूक्लियाई होंगे? तो हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 ग्राम यूरेनियम? थोड़ी देर पहले आपको बताया 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 235। इतने न्यूक्लियाई हैं साहब। एक न्यूक्लियाई टूटने से इतनी एनर्जी निकलती है, तो इतनों का डिसइंटीग्रेशन होगा तो इतनी एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब अब बहुत ज्यादा हो गई है। तो यही होता है एटम बम में। एटम बम में लगातार ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वाले सेगमेंट में, अपन पढ़ेंगे जहां पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, कि जैसे ही वहां पे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, लगातार न्यूक्लियाई होते हैं वो लगातार डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। उनके डिसइंटीग्रेशन से लगातार एनर्जी है वो रेडिएट होती है। और जैसे ही किसी जगह पे एटम बम जब गिराया जाता है तो मेन चीज है वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्या हो रहा है? एनर्जी तो है, एनर्जी इट मीन्स हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने से वहां का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एक चीज तो है टेम्परेचर। सेकंड चीज, जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होता है तो वहां से निकलती हैं कुछ डेंजरस रेज लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा। और ये क्या है? गामा रेज है वो क्या है? एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डेंजरस टू आवर हेल्थ। वो हमारे हेल्थ के लिए सारी की सारी खतरनाक होती हैं। हर हॉस्पिटल के बाहर जो एक्सरे रूम लिखा होता है, एक्सरे रूम होता है, उस एक्सरे रूम के बाहर लिखा हुआ मिलेगा आपको एक्सरे से कैंसर होता है। जितने भी सारे मोबाइल टावर्स लगे होते हैं सबसे रेडिएशन होता है, और हर मोबाइल टावर के नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इनसे कैंसर होता है। देन ऑल दीज रेडिएशंस आर डेंजरस टू आवर हेल्थ। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। चलो, तो ये जो थे थोरियम, यूरेनियम, आपके पोलेनियम, एक्टिनियम एंड रेडियम, ये सारे के सारे क्या हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं। और रेडियम को जब डिस्कवर किया गया था, रेडियम वाज डिस्कवर्ड इन 1898 एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय पियरी क्यूरी एंड मैडम क्यूरी। तो रेडियम की जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो 10 लाख टाइम्स होती है किसके? यूरेनियम के।
यूरेनियम से 10 लाख गुना ज्यादा उसमें पावर होती है रेडियो एक्टिविटी की, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं जब किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन होता है तो वहां से कौन कौन सी रेज हैं वो वहां से निकलती हैं। इनको देखा गया था, इनको डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने देखा था इनको, ये देखो किस तरीके से उन्होंने क्या लिया, एक लीड से बना हुआ इस तरीके का एक चैम्बर लिया और उस चैम्बर के अंदर उन्होंने क्या रखा, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उन्होंने रखा और पता था भाई उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या निकलेंगी, रेज हम निकलेंगी, जैसे उसका न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट होगा। तो ऐसे ही जब इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उन्होंने क्या किया, दो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए इधर एक नेगेटिव प्लेट रखी, इधर एक पॉजिटिव प्लेट रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। और ये जो मैंने सर्कल में दिखाया है ये क्या हो गया, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो जैसे ही इन रेज को, जो रेज यहां से एमिट हो रही थी, दैट वाज द स्पॉन्टेनियस एमिशन, जैसे ही इन रेज को यहां से निकाला गया, ये रेज निकली, तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, इनमें से सम रेज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट, कुछ तो किधर डिफ्लेक्ट हो गई, नेगेटिव प्लेट की ओर, कुछ किधर डिफ्लेक्ट हो गई, पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो इसका मतलब जो नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हुई हैं, कंफर्म है दैट दीज रेज आर पॉजिटिव इन नेचर, वो पॉजिटिव है। जो रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हुई हैं, कंफर्म है दैट दीज रेज आर नेगेटिव इन नेचर। और कुछ ऐसी भी थी जो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, बिल्कुल कैसे, सीधी की सीधी निकल गई। और जो बिल्कुल विदाउट डिफ्लेक्शन सीधी निकली वो रेज थी गामा रेज। अब नाम जो नोमेनक्लेचर वो अभी अपन देखेंगे। तो एक तो थी साहब पॉजिटिव इन नेचर, और जो रे पॉजिटिव थी नेचर में उसको नाम दिया गया अल्फा रे, वो थी अल्फा रे। तो एक चीज यहां से कंफर्म हो गई, अल्फा रेज आर पॉजिटिव इन नेचर। कुछ ऐसी थी जो किधर डिफ्लेक्ट हुई थी, टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट, एंड द रेज who deflected towards positive plate that are negative in nature, वो कैसी थी, नेगेटिव थी, और नेगेटिव थी तो उनको नाम दिया गया बीटा रेज। और कुछ ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, ना तो पॉजिटिव प्लेट की ओर गई ना वो नेगेटिव प्लेट की ओर गई, तो उनको नाम दिया गया, जो न्यूट्रल थी, न्यूट्रल इन नेचर। और जो न्यूट्रल थी उनको नाम दिया गया गामा रेज। तो ये 3 रेज थी, और बाद में रदरफोर्ड ने इनको कहा, रेज से ये क्या बन गए थे, पार्टिकल्स बन गए थे। रदरफोर्ड ने इनको रेज की जगह क्या कंसीडर किया, पार्टिकल कंसीडर किया, कि ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल था। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। एक बार ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं, वे न्यूक्लियस या वे एटम्स जिनका मास नंबर बहुत ज्यादा होता है, उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं। तो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट होता रहता है। उनका न्यूक्लियस है वो लगातार टूटता रहता है, और उनके न्यूक्लियस के टूटने से उस न्यूक्लियस में से कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स वो लगातार एमिट होते रहते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। और जो मैटर या जो सब्सटेंस इस चीज को फॉलो करते हैं, जिन सब्सटेंस के साथ ऐसा होता है, उन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। किसने डिस्कवर किया था, हेनरी बैकरल ने किया था 1896 में। कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया कि यूरेनियम और पोटेशियम सल्फेट को उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रखा था, तो उस पर कुछ स्पॉट्स आ गए थे, तो वहां से इसको डिस्कवर किया गया। कौन कौन से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं उनका नाम मैंने आपको बता दिया। क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि उनका न्यूक्लियस बड़ा होने के कारण उनके अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स थोड़ा सा ज्यादा लगने लग जाता है, और ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स उनका न्यूक्लियस धीरे धीरे, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जैसे रेडियम हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जिनको न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, जैसे यूरेनियम की मैं बात करूं, यूरेनियम से क्या टकराया था जाके, एक न्यूट्रॉन ही तो टकराया था। न्यूट्रॉन वो चीज है जिसको हम देख ही नहीं सकते,
तो एक न्यूट्रॉन जाके टकराएगा तो थोड़ी सी तो एनर्जी लगी, तो उस एनर्जी के कारण वो न्यूक्लियस उसका क्या हो गया, टूट गया था, और उससे क्या बना था, बेरियम बना था, क्रिप्टॉन बना था। तो ये सारी चीजें थी, वो हमने सारी डिस्कस की। अब लेंगे अपन इसके बाद में रदरफोर्ड-सोडी का रेडियो एक्टिव लॉ, उसके बाद में डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, और वो हम लेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। थैंक यू।